तो हम लोग शुरू करें फिर SLR। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ गया और लिक्विडिटी के बहुत सारे मीनिंग हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको देखें। बैंक में टोटल डिपॉजिट कितना है? 100 रुपया। तो हमारे लिए एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो इट इज़ कॉल्ड NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो SLR को समझने के लिए आप पहले CRR को भूल जाएं। बैंकों का काम है प्रॉफिट कमाना और बेसिक रूल है जितना ही ज़्यादा वो लोन देंगे उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो अगर RBI पूरी तरह से बैंकों के ऊपर भी छोड़ दे तो क्या बैंक पूरा का पूरा पैसा लोन दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा कि बैंकों की लिक्विडिटी समस्या हो जाएगी। खाली हाथ बिजनेस नहीं होता है। यहाँ तक कि छोटे लेवल पे जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। हम और आप जो है हम भी लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। अगर हम लिक्विडिटी मेंटेन ना करें तो फिर समस्या हो जाएगी। तो बैंकों के साथ समस्या क्या है कि अगर बैंक पूरा का पूरा लोन दे देती है तो बैंक के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और बैंकों के पास जो हमारा डिपॉजिट है, जिसमें सबसे मेन है डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक के लिए क्या है, डिमांड लायबिलिटी यानी मांग दायित्व, पेएबल ऑन डिमांड, यानी जब भी लोग पैसे मांगेंगे तो बैंक उनको पैसा देना है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक जो है इस पैसे को पेमेंट करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है हर एक बिजनेस के लिए, यानी लिक्विडिटी मेंटेन करना। तो बैंकों के लिए ज़रूरी है कि कुछ टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा वो अपने हाथ में रखे टू मेंटेन द लिक्विडिटी, और बाकी पैसा वो क्या करे, लोन दे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये जो है एक बड़ा डिसीजन है, हाउ मच टू कीप इन हैंड टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट, ठीक है, फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। तो बैंकों के लिए, हर एक बिजनेस के लिए ये एक बड़ा डिसीजन होता है कि लिक्विडिटी कितना मेंटेन करे और इन्वेस्टमेंट कितना करे प्रॉफिट के लिए। अब देखें, तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये बैंक लेगी या RBI लेगा? तो ये जो डिसीजन है, हम लोग पहले दूसरे बिजनेस की बात करें तो दूसरे जो बिजनेस होते हैं, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए भी एक समस्या है। ये डिसीजन बहुत ही मायने रखता है कि कितना आप हाथ में लेके चलें, ठीक है, लिक्विडिटी मेंटेन के लिए, और कितना आप इन्वेस्ट करें प्रॉफिट कमाने के लिए। आपने सुना होगा, ठीक है, बिजनेसमैन कहते हैं कि मैं तो 1 महीने का खर्चा हाथ में लेके चलता हूँ। वो किसकी बात कर रहा है? लिक्विडिटी की बात कर रहा है। दूसरा बिजनेसमैन कहता है कि मैं तो 2 महीने का खर्चा हाथ में लेके चलता हूँ। तो वो भी क्या, किसकी बात कर रहा है? लिक्विडिटी की। तो खाली हाथ बिजनेस नहीं होता है। और बैंकिंग जो बिजनेस है बहुत ही रिस्की है, क्योंकि बैंकों की जो लिक्विडिटी है वो कुछ ही घंटों में बहुत बेहतर से बहुत बदतर हो सकता है। और ऐसा संभव है या नहीं? तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि बैंकों के साथ जो है, जैसे मैंने एक घटना आपको मैं बता रहा हूँ, ये करीब 20 साल पुरानी बात है। उस वक्त हमारा एक प्राइवेट बैंक जो है भारत का, ICICI, वो बहुत तेज़ी के साथ उसका ग्रोथ था और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ही जल्द ये इंडिया के टॉप बैंक में आ जाएंगे, और आ चुका है। बेसिकली उसकी रैंकिंग अब 4 है, पहले 3 था, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा 3 पे आ गया। तो ये बात है गुजरात की। गुजरात अहमदाबाद 10वें दिन में र्यूमर आया। तो र्यूमर आया कि ICICI दिवालिया हो गया। अब इस केस में लोग क्या करेंगे? और आपको पता है आज के ज़माने में र्यूमर को फैलने में टाइम नहीं लगता है। तो इस केस में लोग क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे पैसे निकालने के लिए। डिपॉजिट का कोई मतलब नहीं है और सब लोग अपना 100% विड्रॉ करेंगे। तो आधे घंटे के भीतर पूरा अहमदाबाद जो है ये जान गया कि ICICI दिवालिया हो गया। तो बैंकों में बड़ी लंबी लाइन लगी, जिसके कम पैसे थे ATM मशीन में लाइन लगे। और सिर्फ जो है 1 घंटे के भीतर पूरा इंडिया जान गया कि ICICI दिवालिया हो गया। तो दिल्ली में भी या हर एक शहर में ICICI बैंक में लंबी भीड़ लग गई। और इस केस में क्या होता है कि सारे डिपॉजिट होल्डर जो है वो एक ही समय में बैंक में पहुंचते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। और ये स्थिति हो गई कि दिन के 3 बजे तक टोटल डिपॉजिट का 1/3 जो है वो पैसा निकल चुका था। बैंक में उससे ज़्यादा पैसा होता नहीं है, तो ICICI बैंक को बंद कर दिया गया। ATM मशीन पहले ही जो है खाली हो गए थे। तो ये 1/3 सोच सकते हो। और उसके बाद 3 बजे तक सारे बैंक बंद हो गए। लोग जो है बिल्कुल घबरा गए, पैनिक हो गए कि हमारा ज़िंदगी भर की कमाई क्या हो गई, चौपट हो गया। लेकिन तब जो है शाम में RBI का स्टेटमेंट आया ऑन बिहाफ ऑफ ICICI कि ये जो महज जो था र्यूमर था, और आप लोग घबराए नहीं, आपका पैसा सेफ है। तब जाके लोग जो है रिलैक्स हुए और अगले दिन फिर से लंबी लाइन लगी, इस बार डिपॉजिट के लिए। तो मेरे कहने का ही मतलब है कि देखो, दिन में 10 बजे जो है ICICI बैंक की जो लिक्विडिटी की स्थिति थी बहुत अच्छी थी, और 3 बजे कुछ ही घंटों के भीतर उसकी लिक्विडिटी की स्थिति क्या हो गई, बहुत ही खराब हो गई, विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। तो ये जो समस्या है पहले भारत में सिर्फ प्राइवेट बैंकों के साथ था, क्योंकि सरकारी वर्ल्ड से लोगों का, ठीक है, विश्वास है कि सरकारी बैंक दिवालिया नहीं होंगे।
लेकिन अब ये खतरा जो है सरकारी बैंकों के ऊपर भी है, क्योंकि सरकारी बैंक भी एक नहीं अनेकों हैं। मान लो आपका किसी बैंक में अकाउंट है, फॉर एग्जांपल पीएनबी में, और पता चला पीएनबी का एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया, अभी रिपोर्ट आया, या मे भी हो सकता है पीएनबी में 2-4 बड़े बड़े घोटाले हो गए, तो फिर वहाँ के पीएनबी के खातेदार क्या करेंगे, वो पीएनबी से पैसे निकाल के दूसरे बैंक में शिफ्ट कर जाएंगे। और आज के डेट में तो लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये खतरा जो है अब ये सरकारी बैंकों के सामने भी है बिकॉज ऑफ एनपीए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लिक्विडिटी एक बहुत ही देखिए मायने रखता है वर्ल्ड बैंक के लिए, इनफैक्ट हर एक बिजनेस के लिए, लेकिन बैंकिंग के लिए लिक्विडिटी का मतलब कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि बैंकों की जो लिक्विडिटी की स्थिति है कुछ ही घंटों, मैंने कहा दिन छोड़ दो, कुछ ही घंटों में लिक्विडिटी की जो स्थिति है बहुत बेहतर से बहुत बदतर हो सकती है। तो ये चीज़ जो है बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बैंक जो है टोटल डिपॉजिट को वो लोन नहीं दे सकता है। टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन हिस्सा जो है वो किसको रखना होगा, बैंक को अपने हाथ में रखना होगा। क्यों? टू मेंटेन लिक्विडिटी। क्योंकि टोटल डिपॉजिट पे आप देख रहे हैं हमारा डिमांड डिपॉजिट भी है जो कि पेएबल ऑन डिमांड है। तो ये एक बड़ा डिसीजन है, तो कौन लेगा, बैंक लेगी या आरबीआई लेगा? तो नॉर्मली बाकी जितने बिजनेस हैं उसमें बिजनेसमैन ही डिसीजन लेते हैं। अब जैसे मान लो आपका बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में भी ये डिसीजन होगा कि कितना हाथ में लेके चलें लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और कितना आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये डिसीजन कौन लेगा, या आप लेंगे, या किसी बड़े बिजनेस में, टाटा का बिजनेस है, रिलायंस का बिजनेस है, तो वहाँ पे डिसीजन कौन लेगा? तो स्वाभाविक है रिलायंस वाले लेंगे। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाउ मच टू कीप इन हैंड टू मेंटेन लिक्विडिटी, यानी हाथ में वो कितना लेके चले लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, और कितना वो निवेश करे, इन्वेस्ट करे अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। और हर एक बिजनेस के लिए ये दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो बैंकिंग भी एक बिजनेस है जिसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। तो बैंक के केस में ये डिसीजन कौन ले, ये डिसीजन कौन ले? तो आप कहेंगे बैंक यानी बिजनेस, लेकिन बैंक के केस में ऐसा नहीं होता है। बैंक के केस में ये डिसीजन कौन लेती है? आरबीआई, ठीक है। और यही जो है बैंकों के लिए एक क्या कहोगे विरोध का जो है सवाल है। बैंक कहती है आरबीआई से कि ये डिसीजन हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम भी बिजनेस करते हैं, और अगर हम लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करें तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी। तो ये डिसीजन हमें लेना चाहिए। और नॉर्मली कहीं भी आप चले जाएं तो बिजनेसमैन जो है वो डिसाइड करता है कि कितना वो हाथ में लेके चले लिक्विडिटी के लिए और कितना वो निवेश करे। लेकिन आरबीआई अब जरा देखो कॉमर्शियल बैंकों से क्या कहता है कि आपका कहना ठीक है कि बिजनेसमैन तय करता है कि कितना वो हाथ में लेके चले लिक्विडिटी के लिए और कितना वो इन्वेस्ट करे, लेकिन आप अपने आप को दूसरे बिजनेस से कंपेयर नहीं करें। आपका जो बिजनेस है बहुत ही रिस्की है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरे के पैसे से आप पैसा कमाते हैं। यहाँ दूसरा कौन? तो भारत का, ठीक है, आम आदमी। तो लोगों के पैसे से आप पैसा कमा रहे हैं, और ठीक है, आपको भारत में ऑपरेट करने की अनुमति किसने दी? तो मैंने दिया, क्योंकि लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देती है। तो भारत, आपके पास भारत के लोगों का पैसा क्या है? डिपॉजिट है। तो भारत के लोगों के पैसे की सुरक्षा जो है ये भी हमारा एक मेन उद्देश्य है, और इसलिए भारत के लोगों के पैसे की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि ये मैं तय करूंगा कि कितना पैसा आपको हाथ में लेके चलना है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले देखें आरबीआई का रोल। तो यहाँ पे इंडिया में ये तय करती है आरबीआई, आरबीआई तय करती है। तो सबसे पहले आरबीआई के रोल को देखें तो आरबीआई ने सबसे पहले हमको और आपको सुरक्षित किया। बिकॉज ऑफ आरबीआई काफ़ी हद तक, एक दो उदाहरण को छोड़ दे तो काफ़ी हद तक हमारा जो पैसा है बैंकों में पूरी तरह से सेफ है, चाहे वो प्राइवेट बैंक भी क्यों ना हो। क्योंकि एसएलआर जो है, ठीक है, ये भारत में आरबीआई तय करती है। तो एसएलआर के तहत देखो कॉमर्शियल बैंकों को क्या करना होता है, अपने टोटल एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एक सर्टेन परसेंट जो कौन तय करेगी? आरबीआई, उनको अपने पास रखना है, ठीक है। किसके लिए? टू मेंटेन लिक्विडिटी, तरलता के लिए। और बाकी पैसा वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, लोन देंगे। किसके लिए? तो स्वाभाविक है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी लाभदायकता के लिए। तो बैंकों के लिए दोनों ज़रूरी है। तो एसएलआर क्या होता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट जो आरबीआई तय करेगी वो उनको अपने साथ रखना है, ठीक है, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, और दैट इज कॉल्ड एसएलआर। एसएलआर। तो जब शुरुआती दौर की बात करें तो शुरू में, ठीक है, सारे रेट आरबीआई के बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। और शुरू में जब 98 में जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म शुरू हुआ तो एसएलआर का जो रेंज था वो था 25% से 40%, यानी मिनिमम जो है टोटल डिपॉजिट का 25% और मैक्सिमम 40%।
ठीक है। और जब रिफॉर्म का काम शुरू हुआ तो एसएलआर का रेट था 38%। आप सोच सकते हैं 38% जो था एसएलआर का रेट था, 10% जो है सीआरआर का रेट था, यानी बैंकों के टोटल डिपॉजिट का तो 48% यानी 48% तो आरबीआई ने रोक दिया था, ठीक है, लोन नहीं दे सकते थे। तो चूंकि बैंकों की रेट सारे काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, तो बैंकों की लोन देने की क्षमता क्या थी, काफ़ी कम थी, और अगर वो लोन कम देंगे तो स्वाभाविक है पैसे कम कमाएंगे। तो ये भी एक कारण था बैंकों के डूबने का, क्योंकि उनकी लोन देने की जो क्षमता थी आरबीआई ने काफ़ी हद तक उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। और स्वाभाविक है बैंक अगर कम लोन देंगे तो कम कमाएंगे। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, नरसिम्हन साहब का कहना था कि बैंकों को ऑटोनॉमी दिया जाए, स्वायत्ता दिया जाए। तो फिर आरबीआई ने क्या किया, ठीक है, धीरे धीरे करके बैंकों को फ्री करना शुरू किया। और जब रिफॉर्म का काम शुरू हुआ तो एसएलआर को 38 से घटा के उसके मिनिमम 25 पे लाया गया, लेकिन 25 से तो नीचे जा नहीं सकती थी। लेकिन तब आया, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, 2007 का मॉनेटरी पॉलिसी। तो 2007 के मॉनेटरी पॉलिसी में बड़े बड़े स्तर पे बदलाव हुए, और 2007 के मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो एसएलआर का लिमिट है उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी अब जो है कोई लोअर लिमिट नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं। और उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे जो है एसएलआर का क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और अभी वर्तमान में जो है ये आपका है 18.5%, यानी कॉमर्शियल बैंकों का जो टोटल डिपॉजिट है कितना है, 100 रुपया। तो उसमें से एसएलआर के तहत इन लोगों को कितना रखना है, 18.5%, और सिर्फ वो कितना लोन दे सकते हैं तो 81.5%, 81%, ठीक है, 81%। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करें। बैंकों के लिए दोनों जो है इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकों के लिए लिक्विडिटी मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है, और लोन दे करके उससे वो प्रॉफिट कमाएंगे तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है। दोनों ज़रूरी है, लिक्विडिटी मेंटेन करना है और प्रॉफिटेबिलिटी भी। लेकिन ज़रा देखें, ठीक है, दोनों में कैसा संबंध है, इस पे हो सकता है इस पर क्वेश्चन है। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता, तो दोनों में यानी तरलता और लाभदायकता दोनों में किस तरह का संबंध है। तो जरा देखें, अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। यानी अगर एसएलआर को बढ़ाया जाता है तो बैंक की लोन देने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी लिक्विडिटी तो बढ़ गया, लिक्विडिटी की स्थिति पहले से बेहतर हो गई, लेकिन बैंकों का जो लोन देने की क्षमता अगर कम होगी तो उनकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो एसएलआर भी मात्रात्मक है, आप देख सकते हैं। तो अभी वर्तमान की बात करें तो टोटल एनडीटीएल का, टोटल डिपॉजिट का बैंकों को कितना % रखना है अपने पास में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, तो 18.5%, और बाकी पैसा वो क्या करेंगे, लोन देंगे। अगर एसएलआर में चेंज होता है, एसएलआर में अगर बदलाव होगा तो निश्चित रूप से, ठीक है, जो लोन जाएगा यानी बैंक से जो पैसा निकल के मार्केट में जाएगा उसकी मात्रा पे असर होगा। अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यानी अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो ये भी मात्रात्मक है। उससे क्या होगा कि बैंक से जो पैसा निकल के मार्केट में आएगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और ठीक उल्टा एसएलआर को अगर घटा दिया जाए तो ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, मतलब बैंक से जो पैसा निकल के मार्केट में आएगा उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो एसएलआर में अगर बदलाव होता है, चाहे बढ़े या घटे, तो उसका सीधा असर जो है मनी सप्लाई पे होता है। तो एसएलआर भी सीआरआर की तरह मात्रात्मक है। और मैंने कहा बैंकों के लिए कि दोनों जरूरी है, ठीक है, यानी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी अगर बैंकिंग बिजनेस करें, इनफैक्ट किसी भी बिजनेस में देखें तो लिक्विडिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में आप जो है, ठीक है, डूब जाओगे, और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं करते हो तो उस केस में भी क्या होगा, आप डूब जाओगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक को आप जैसे ही बढ़ाते हो तो दूसरे पर असर पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि दोनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना, यानी कितना आपको हाथ में रख के चलना है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, और कितना आप लोन दे सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो ये भारत में एसएलआर तय करती है। अब देखो, ये जो एसएलआर और सीआरआर जो हमने पढ़ा दोनों मात्रात्मक है, ठीक है। 18.5%, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो 18.5% ये आपका एसएलआर है और 3% आपका सीआरआर है। तो दोनों को जोड़ दें, तो 21% हो जाएगा। यानी वर्तमान में आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर दोनों को यूज़ करके बैंकों की लोन देने की क्षमता को 21.5% से क्या किया है, कम कर दिया है। ये तो सीआरआर एसएलआर दोनों मात्रात्मक है, लेकिन दोनों, ठीक है, दो अलग चीज़ है। इन दोनों में लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं। दोनों रिजर्व में आता है, ठीक है, दोनों जो है मात्रात्मक है। दोनों में से किसी में बदलाव होगा
तो स्वाभाविक है मनी सप्लाई पर असर पड़ेगा। लेकिन CRR जो है वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है। यानी CRR का मकसद क्या है कि इकॉनमी से, अर्थव्यवस्था से एक्सेस मनी को क्या करना, बाहर निकालना, जिससे वो इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुंचाए। और SLR का पर्पस तो बहुत ही मैटर करता है, ये बैंकों की लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। और लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो बैंक के लिए हो या किसी दूसरे बिजनेस के लिए हो या आपके लिए हो, जो हमने उदाहरण पहले भी दिया है। तो ये जो है, देखिए अब बात करें, अब लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में किस तरह का संबंध है ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में इन्वर्स या उल्टा संबंध है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। और दोनों चूंकि ज़रूरी है, इसलिए दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा लिक्विडिटी वो भी नुकसानदायक होगा, और ज़रूरत से कम लिक्विडिटी वो भी नुकसानदायक होगा। तो इट्स अ बिग डिसीजन फॉर एवरी बिजनेस। ठीक है, और साथ साथ बैंक के लिए तो बहुत बड़ा डिसीजन है। तो SLR के तहत कॉमर्शियल बैंकों को अभी वर्तमान में अपने टोटल NDTL का 18.5% किस में रखना है, अपने पास में रखना है। क्यों? लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। क्योंकि लिक्विडिटी वर्ड जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन बैंकों के लिए लिक्विडिटी का महत्व जो है शायद हमसे आपसे ज़्यादा है। जो हमने ICICI बैंक का उदाहरण दिया, ठीक है, आपने साफ साफ देखा कि ये संभव है, ठीक है, कि बैंकों की लिक्विडिटी जो है कुछ ही घंटों में, अब दिन की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही घंटों में बहुत बेहतर से बहुत बदतर हो सकता है। जो ICICI का हमने एग्जांपल लिया, दिन के 10 बजे ICICI की उसकी लिक्विडिटी की जो स्थिति थी बहुत ही वो कंफर्टेबल था, लेकिन 3 बजे तक, ठीक है, बहुत ही बुरे हाल में पहुंच गया। उसकी लिक्विडिटी की स्थिति क्या हो गई, 0 पे आ गई। ठीक है, तो SLR को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अब समझें। अब देखें, तो पहला जो रोल है, पहले देखिए रोल ऑफ RBI। हमारे देश में SLR कौन तय करता है? RBI। ये जो अधिकार है उसने बैंकों को नहीं दिया है। तो RBI का जो आर्गुमेंट है वो यही कहता है कि चूंकि भारत के बैंकों में भारत के लोगों का पैसा है, तो भारत के लोगों की पैसे की सेफ्टी जो है ये हमारा, ठीक है, एक मेन उद्देश्य है। और इसलिए ये अधिकार हम कॉमर्शियल बैंक को नहीं दे सकते हैं, ये हम तय करेंगे, यानी RBI तय करेगी। तो RBI ने पहले किसको सेफ किया, किसको प्रोटेक्ट किया? भारत के आम लोगों को। और यस, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम RBI के साथ कभी नहीं रहा है। RBI ने अपना रोल जो है बखूबी किया है। प्रॉब्लम भारत सरकार के फिस्कल पॉलिसी में है। तो अब थोड़ा सा हम लोग SLR को डिटेल में डिस्कस करें। ये ध्यान रखें, 18.5% जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अब SLR का जो पैसा है वो लिक्विडिटी का है। तो SLR बैंक किस फॉर्म में रखें, किस फॉर्म में रखें? तो SLR 18.5%, ठीक है। तो SLR बैंक किस रूप में रखे, 18.5% किस रूप में रखे? क्योंकि 18.5% ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी, चूंकि लिक्विडिटी संबंधित है, तो जब लिक्विडिटी की बात होती है तो जो कैश जो है वो परफेक्टली लिक्विड एसेट है, यानी उससे ज़्यादा लिक्विड कुछ भी नहीं है। तो क्या कॉमर्शियल बैंक SLR का जो पैसा है पूरा का पूरा कैश के रूप में रखें? क्योंकि देखो, फिर से देखो, जब बात लिक्विडिटी की होती है तो कैश तो परफेक्ट है, द एंड है, तो स्वाभाविक है कैश के रूप में रखा जाना चाहिए। लेकिन अब RBI जो है, ध्यान रहे, 18.5% आज के डेट में 18.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो पहले RBI ने क्या किया, भारत के आम लोगों को सेव किया, और अब वो बैंक के बारे में सोचती है। ध्यान रहे, RBI बैंकों का बैंक है, और RBI एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम जो है भारत में काम करे, ये भी RBI का क्या है, एक मेन उद्देश्य है। उसके अलावा RBI नॉर्मली ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे हमारे बैंकों के परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़े। ठीक है, तो RBI अब देखो क्या करती है। ठीक है, क्वेश्चन सेम रह गया, क्योंकि SLR जो है ये लिक्विडिटी से संबंधित पैसा है, तो क्या SLR जो है पूरा का पूरा 18.5% कैश के रूप में रखा जाए? तो आंसर है नहीं। कारण देखो, अगर वो कैश के रूप में रखा जाएगा तो निश्चित रूप से लिक्विडिटी का जो पोजीशन होगा अपने बिल्कुल पीक पे होगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा SLR बैंक अगर कैश के फॉर्म में रखती हैं तो इससे बैंक को नुकसान होता है, बैंक को नुकसान होता है। कारण कैश को लेकर के कहा जाता है कि कैश का दो साइड है। ठीक है, कैश जो है वो दो साइड है। एक, इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ द बेस्ट एसेट यू कैन हैव, यानी इससे बेहतर कोई एसेट आपका नहीं है। बात तो सही है, कैश को देखने से क्या होता है, आपको सुकून मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश इज द बेस्ट एसेट यू कैन हैव। लेकिन कैश का दूसरा रूप है कि वर्स्ट एसेट यू कैन हैव, यानी उससे कोई बेकार एसेट नहीं है। किस ग्राउंड पे? तो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता। यानी कैश जो है वो खुद ब खुद नहीं बढ़ता है,
खुद ब खुद नहीं बढ़ता है जब तक आप उसके रूप को न बदल दें। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैश जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती ज़ीरो। कैश खुद ब खुद नहीं बढ़ता है जब तक आप उसके रूप को ना बदल दें। इसका मतलब समझें, एक मैं एक्सपेरिमेंट आप करें। आप क्या करें कि एक पर्स ले लें और उसमें 10,000 रुपये जो है डाल दें और पर्स को बंद करके कहीं पे छिपा कर रख दो और 3 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है, ना उसको छूना है, ना उसमें पैसे डालने निकालने हैं। और 3 महीने के बाद उस पर्स को निकाल के काउंट करोगे तो पैसा कितना हो जाएगा, ये तो आप कहीं उतना ही रहेगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी कैश जो है खुद ब खुद नहीं बढ़ता है, खुद ब खुद नहीं बढ़ता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़ीरो है। तो कैश जो है खुद ब खुद नहीं बढ़ता है, वो कब बढ़ेगा, जब आप उसके रूप को बदल दें, उसके फॉर्म को चेंज कर दें। तो अगर पूरा का पूरा सारा 18% कॉमर्शियल बैंक कैश के फॉर्म में रखते हैं तो दे आर द लूजर्स, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसलिए अब जो आरबीआई है अब कॉमर्शियल बैंकों के बारे में सोचती है कि लिक्विडिटी पे तो खैर आरबीआई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, तो कॉमर्शियल बैंक जो है लिक्विडिटी भी मेंटेन करे और साथ साथ ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जनरेट करें। यानी लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए कॉमर्शियल बैंक जो है थोड़ा बहुत क्या करें, प्रॉफिट भी जनरेट करें। क्योंकि लेकिन अगर पूरा का पूरा एसएलआर वो कैश के फॉर्म में रखेंगे तो स्वाभाविक है वो अपने आप कभी नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी विल बी ज़ीरो। तो इसलिए आरबीआई ने जो है कॉमर्शियल बैंकों को अनुमति दी कि एसएलआर का एक हिस्सा आपको रखना है किसमें, कैश में। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। और कॉमर्शियल बैंक जो है एसएलआर का पैसा किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में। अब गोल्ड की जो लिक्विडिटी है कैश के बराबर तो कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी गोल्ड के बारे में कहा जाता है इट्स अ हाईली लिक्विड एसेट। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब कभी आप पढ़ेंगे फॉरेन सेक्टर में पढ़ोगे, जब फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का $500 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या आता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें हार्ड करेंसी तो आता ही आता है और सिर्फ एकमात्र मेटल है, ठीक है, एकमात्र मेटल, और वो कौन सा है, गोल्ड, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता है। यानी गोल्ड जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू डॉलर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो $500 बिलियन से ज़्यादा है, उसमें गोल्ड का जो स्टॉक है आरबीआई का वो $27 बिलियन के बराबर है। यानी गोल्ड एकमात्र मेटल है जो कि इक्विवेलेंट टू हार्ड करेंसी है। और दो तरह के देश जो होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल माने जाते हैं। एक जो गोल्ड का मेजर उत्पादक देश है, ठीक है, जिसके पास गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। अब दूसरा जिसके पास डॉलर का भंडार है, जैसे चाइना। हम चाइना की बात छोड़ दें, जिस देश के पास गोल्ड का बड़ा स्टॉक है, यानी गोल्ड का जो मेजर उत्पादक है, तो उस देश के ऊपर जो है डॉलर का किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। क्योंकि गोल्ड चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, अंतर्राष्ट्रीय मेटल है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड को किसी भी करेंसी में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो गोल्ड के उत्पादक देश हैं वो जब आयात करते हैं तो भुगतान गोल्ड में कर देते हैं, ठीक है। तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है न सिर्फ देश के भीतर बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है गोल्ड का वैल्यू है, जिसको कहते हैं येलो मेटल, पीली धातु। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड, कोई सिल्वर नहीं, कोई आपका डायमंड नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने बताया कि भारत में 90 में क्या हुआ था, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन से कम आ गया। तो फिर अंत में भारत सरकार ने सोने को ही गिरवी रखा था, गोल्ड को गिरवी रखा, और फिर जो है आईएमएफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा, तब हमने डॉलर प्राप्त किया और हमने आयात किया, ठीक है। तो गोल्ड की जो है न सिर्फ इसका महत्व देश के भीतर है बल्कि देश के बाहर है। साथ साथ गोल्ड की जो लिक्विडिटी है, ठीक है, गोल्ड को हम किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही जल्द, यानी गोल्ड की लिक्विडिटी जो बहुत हाई है। अब कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई ने गोल्ड में एसएलआर का पैसा इन्वेस्ट करने की जो है परमिशन क्यों दी, ठीक है। अब मान लो कॉमर्शियल बैंक ने एसएलआर का पैसा, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो गोल्ड का जो प्राइस होता है ना, तो गोल्ड का प्राइस हमेशा क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। अब देखोगे डेली बेसिस पे, अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हो तो देखोगे कि दिन भर में ना जाने कितने बार जो है गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। अभी आप देखें, ठीक है, कि पूरी दुनिया में क्राइसिस है, तो जब पूरी दुनिया में जब क्राइसिस होती है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो निवेशक होते हैं वो गोल्ड में जाना, खास करके जो पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वित्तीय निवेश करते हैं। तो चूंकि पूरे दुनिया में क्राइसिस है तो ये लोग अभी सेफ मोड में जाना चाहते हैं, और सेफ मोड होता है गोल्ड। तो गोल्ड में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो गोल्ड का दाम क्या हुआ, बढ़ गया। और यही कारण है कि अभी इंडिया में देखोगे गोल्ड का दाम जो है 52,000 को क्रॉस कर चुका है। तो भारत के आम लोग जो है बड़ा अजीब स्थिति में है, सोचते हैं कि भारत में सारा दुकान बंद है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, फिर भी दाम क्यों बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है। और ख़ास करके गोल्ड को कहा जाता है सेफेस्ट कमोडिटी,
जो हमारे शेयर बाजार में लोग पैसे लगाते हैं, तो आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि अगर अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस बुरा है तो शेयर बाजार नीचे जाता है, शेयर का दाम घटता है। तो अगर पूरी दुनिया में क्राइसिस है, पूरे दुनिया में क्राइसिस है, तो जो निवेशक हैं, इस तरह के पोर्टफोलियो निवेशक जो शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, वो किसी भी मार्केट में पैसे लगाएंगे तो उनके पैसे का वैल्यू क्या होगा, गिरेगा, उनको नुकसान होगा। तो इस केस में उनके पास एक ही विकल्प होता है, या तो वो डॉलर में चले जाएं, ठीक है, या सबसे सेफ अगर है तो गोल्ड में। तो हमने देखा है कि तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा वो गोल्ड खरीदते हैं, तो गोल्ड का दाम बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और भारत वहीं से गोल्ड आयात करता है, तो भारत में गोल्ड क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। ठीक है, ये जो गोल्ड का दाम अभी बढ़ रहा है, इसमें हम लोगों का अपना कोई योगदान, घरेलू फैक्टर का कोई योगदान नहीं है, ये सारे इंटरनेशनल। तो ये सब आपको कभी मौका मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे जब, ठीक है, पूरा अपना मेन कोर्स जब पढ़ेंगे, तो जब वर्ल्ड इकॉनमी हम लोग पढ़ेंगे, करीब 8 से 10 घंटा लगता है, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाए। फिर भी एक हमने, अब गोल्ड का प्राइस मैंने कहा हमेशा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। ये ध्यान से सुने गोल्ड का जो प्राइस है, ठीक है, वो डे टू डे बेसिस पे फ्लक्चुएट तो करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है गोल्ड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, देखिए आज 52,000 का है, एक साल पहले ये 34,000 रुपये का था, सिर्फ 34,000 का। तकरीबन 2008 में ये था आपका 18,000 रुपये का, मतलब 18,000 रुपया 10 ग्राम का। 1998 में ये सिर्फ था 4,000 रुपये का। तो डे टू डे बेसिस पे क्या होता है कि गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है गोल्ड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा रिटर्न देता है। और ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि SLR का एक हिस्सा, ठीक है, किस में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में। तो मैंने फिर से कहा कि गोल्ड उतना ही है, ठीक है, गोल्ड उतना ही। मान लो कमर्शियल बैंकों ने SLR का पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, इतना गोल्ड खरीदा, ठीक है, कैश किस में कन्वर्ट हो गया, कैश जो है गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कुछ हिस्सा वो कैश में भी रखते हैं, ठीक है, और बाकी को कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में। तो गोल्ड इतना खरीदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो गोल्ड का वैल्यू जब बढ़ गया तो क्या हुआ, इससे कमर्शियल बैंकों को क्या फ़ायदा हुआ, यानी लिक्विडिटी मेंटेन करने के साथ साथ, ठीक है, थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझो, उदाहरण समझो। मान लो पहले इनके पास 18.5 रुपया जो है कैश के रूप में ही था। इन्होंने फिर क्या किया कि इसमें से 5 रुपये निकाल के किस में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में। तो अब इनके पास क्या है, 13.5 रुपया कैश है और 5 रुपया क्या है, गोल्ड है। तो 18.5% जो लिमिट है उसको पूरा करें, इसका उल्लंघन वो नहीं कर सकते, नहीं तो RBI को पेनल्टी लगाएगी, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद इसी गोल्ड का वैल्यू जो है 5 से बढ़ के कितना हो गया, 5 से बढ़ के 7 हो गया, ठीक है। तो अब जो उनका SLR वो कितना मेंटेन कर रहे हैं, अब SLR उनको मेंटेन करना है 18.5, और अब वो मेंटेन कितना कर रहे हैं, 20.5। यानी SLR का जो लिमिट है 18.5%, उसको मेंटेन करते हुए इन्होंने जो है 2 रुपये का प्रॉफिट भी कमा लिया, 2% प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो ये क्यों संभव हुआ, तो बिकॉज ऑफ RBI, क्योंकि RBI ने इनको परमिशन दिया कि SLR का पैसा आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसलिए ठीक है, गोल्ड की बात करें तो SLR का पैसा जो है पूरा का पूरा कैश के रूप में नहीं रखता है, ठीक है, बैंक, बल्कि गोल्ड के रूप में उनको RBI ने परमिशन दिया। और RBI ने क्यों परमिशन दिया, आपके समझ आ गया। अभी वर्तमान में हम जो कहते हैं कि इतना NPA होने के बावजूद भी बैंकों की लिक्विडिटी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ये आप पढ़ते होंगे, लेकिन क्यों, तो उसके पीछे यही कारण है। हुआ है क्या कि उन्होंने SLR का पैसा जो है गोल्ड में रखा काफ़ी ज़्यादा, और लॉन्ग टर्म में खास करके पिछले 3-4 सालों में गोल्ड का दाम क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ा। आप खुद देखें, एक साल पहले 34,000 रुपये का था, 34,000, आज वो 52,000 का है। तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया। तो बैंकों को SLR जो मेंटेन करना है 18.5%, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट करता है, या RBI के साइट पर जाकर चेक करोगे कि बैंकों का जो एक्चुअल SLR जो वो मेंटेन कर रहे हैं, वो कई बैंकों में 25% से भी ज़्यादा है। यानी ऐसे उनको मेंटेन करना 18.5%, उससे कम नहीं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल SLR वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कई बैंकों में वो 25% को भी क्रॉस कर गया है। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो कारण ये है कि गोल्ड में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उस गोल्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये तो सेम रहेगा, कैश कभी नहीं बढ़ता है, लेकिन जो गोल्ड में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, SLR का पैसा गोल्ड में रखा था, उस गोल्ड का वैल्यू क्या बढ़ रहा है। मान लो कुछ दिन के बाद जो है यही आपका जो है बढ़ के हो जाता है, मान लो 17 रुपया, उतना ही गोल्ड का दाम 17 रुपया हो गया। और देखें, ये जो कोविड जो है 19, जितना ही ज़्यादा क्राइसिस होगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। WHO का रिपोर्ट है कि दोबारा आ सकता है, ठीक है, और किसी को नहीं पता है कब ख़त्म होगा। तो यानी ग्लोबल क्राइसिस जो है अभी और बढ़ने की उम्मीद है। तो निश्चित रूप से, ठीक है, गोल्ड
का डिमांड क्या होगा, जो निवेशक होंगे वो सेफ साइड में जाएंगे, किसमें, गोल्ड में। तो गोल्ड का डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजार निरंतर क्या होगा, बढ़ेगा, और गोल्ड का दाम अभी आने वाले समय में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। अगर ये 6 महीना तक और कंटिन्यू रह गया तो मेरा मानना है कि 2021 के अंत तक भारत में 10,000 गोल्ड का जो दाम होगा वो 80,000 रुपये को भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड इकॉनमी में काफ़ी डिटेल में। तो जब देखो, ठीक है, उसी गोल्ड का दाम मान लो बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तो अब वो SLR कितना मेंटेन कर रहे हैं, 17 + 13, ठीक है, 30.5 मेंटेन कर रहे हैं, जबकि मेंटेन कितना करना है, 18.5। तो यानी लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। क्यों प्रॉफिट कमा लिया? क्योंकि उनको RBI ने इस बात की मंजूरी दी कि आप SLR का पैसा किस में रख सकते हैं, गोल्ड में। तो यहाँ पे RBI जो है बैंकों के हित में काम कर रहा है। आप कभी भी ये मत सोचें कि RBI जो है बैंकों का दुश्मन है। इट्स अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, और एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम जो है ये भी RBI का एक मेन उद्देश्य है। और इसलिए ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे RBI कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी, यानी 18.5 से कम किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपको हेवी पेनल्टी लगाएगी RBI। लेकिन आप जो है लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लें, और यही कारण है कि SLR का पैसा जो है कॉमर्शियल बैंकों को गोल्ड में रखने की अनुमति दी गई है। क्योंकि गोल्ड की लिक्विडिटी देखो कैश के बराबर तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखिए, क्या RBI कॉमर्शियल बैंकों को SLR का जो पैसा है रियल एस्टेट में लगाने की अनुमति दे दे? ठीक है, रियल एस्टेट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। क्या RBI कॉमर्शियल बैंकों को रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दे? ठीक है, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रियल एस्टेट जो है उसकी लिक्विडिटी बहुत ही कम है, लिक्विडिटी बहुत कम है। और ध्यान रहे, ये SLR का पैसा स्पेशली किसके लिए है? लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, पता चला बैंकों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, और आप बैंक पहुंच जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, बैंक कहती है कि बैठिए प्लॉट बेच के आ रहे हैं तब देंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए RBI ने जो है, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, तो 2 चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, देखो RBI का रोल कितना अहम है। सबसे पहले RBI ने भारत के आम लोगों को सेव किया, ठीक है, ये कह के कि SLR मैं तय करूँगा। तो सबसे पहले RBI ने किसका ध्यान रखा? भारत के आम लोगों का। और बिकॉज ऑफ RBI हमारा पैसा अभी भी सेफ है, यहाँ तक कि प्राइवेट बैंकों में। उसके बाद हमें सेव करने के बाद RBI ने किसका ध्यान रखा? कॉमर्शियल बैंकों का। ठीक है, कि कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, सफ़र ना करें, यानी लिक्विडिटी तो उनको मेंटेन करना ही होगा, भारत के लोगों का सवाल है। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करते हुए वो प्रॉफिट भी कमा लें, और यही कारण है कि RBI ने बैंकों को गोल्ड में इन्वेस्ट करने की मंजूरी दे दी। ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद, ठीक है, तीसरा रोल RBI का, आप ये मत भूलें, RBI जो है भारत सरकार का भी बैंक है। इसके बारे में कहा जाता है न सिर्फ भारत सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट्स बैंक, बट ऑल्सो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है भारत सरकार का, और साथ साथ भारत सरकार का डेप्ट मैनेजर भी है, यानी भारत सरकार के ऋण को मैनेज करता है। ठीक है, तो पहले RBI ने भारत के लोगों को सेव किया, उसके बाद बैंकों को ध्यान रखा, और अब वो सोचती है सरकार के बारे में जो घाटे से जूझ रही है। और वर्तमान में जो रिपोर्ट आ रहा है वो यही शो करता है कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरे कंडीशन में पहुंच गया है। ठीक है, जो GST का जो हिस्सा, GST का जो शेयर आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जो राज्यों को जाता है, तो उसको भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो कुछ राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। लेकिन GST में जो प्रोविज़न है कि अगर इन केस ऑफ रेवेन्यू सरकार का GST से आने वाला इनकम काफ़ी तेज़ी से कम होता है, तो फिर जो है, ठीक है, सरकार जो है नए फार्मूला पे काम कर सकती है, यानी जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, उस फार्मूले में बदलाव होगा। तो अभी आने वाले समय में फिस्कल फ्रंट पे सरकार बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रही है, सरकार को पैसा चाहिए। तो आप देख रहे हैं विनिवेश को लेकर के बहुत एग्रेसिव हो गई है। और अभी कल परसों का रिपोर्ट है कि 23 पब्लिक सेक्टर जो है, ठीक है, उसका विनिवेश को, ठीक है, कैबिनेट जो कहा जाता है कमेटी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, उसने अनुमति दे दी है। तो कहीं ना कहीं से सरकार पैसा जो है उसको ढूंढना होगा। तो क्या क्या विकल्प हैं ये सब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, और किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो एक हम चर्चा कर चुके हैं, याद होगा आपको, घाटे की वित्त व्यवस्था, लेकिन उसका जो रिवाइज वर्जन है उसकी हमने बात की थी, ठीक है, जो वहाँ पे आपने पढ़ चुके हैं। खैर, तो अब वो जो है भारत सरकार के बिहाफ में सोचता है, ठीक है, सरकार का वो डेप्ट मैनेजर है। तो अब देखो RBI कॉमर्शियल बैंकों से क्या कहती है, कॉमर्शियल बैंकों से क्या कहती है। तो RBI कॉमर्शियल बैंकों से कहती है कि क्यों नहीं SLR का आप एक हिस्सा, ठीक है, आप सरकार के प्रतिभूति में निवेश कर दें, यानी सरकार को लोन दे दें।
फिर से देखें, ठीक है, क्यों नहीं एसएलआर का जो पैसा है आप जो है सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश कर दें, ठीक है, सरकार का भी भला हो जाएगा क्योंकि उसको भी जो है पैसे की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही कॉमर्शियल बैंक कहते हैं सरकारी प्रतिभूति जो है, ठीक है, उसको कहते हैं जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंकों से आरबीआई कहती है कि क्यों नहीं एसएलआर का एक हिस्सा जो है आप सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर दें, यानी सरकार को लोन दे दें, सरकार का भी क्या होगा, भला हो जाएगा, ठीक है, और आपका पैसा भी सेफ है, रिटर्न गारंटेड है। लेकिन जैसे ही ये बात आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से कहती है कि क्यों नहीं एसएलआर का पैसा जो है आप सरकार को लोन दे दें, सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करें, तो बैंक जो है, ठीक है, अगर लेमन टर्म में कहूँ भड़क जाते हैं। वो आरबीआई से कहते हैं कि आपकी बात समझ में नहीं आई, एक तो आप हमें फोर्स करते हैं कि एसएलआर मेंटेन करो, ये आप तय करेंगे, और ऊपर से आप कहते हैं कि एसएलआर का पैसा जो है आप सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश करो, सरकार को लोन दो, ठीक है, कैश तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड भी इसकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, क्योंकि बैंक अगर सरकार को लोन देगी तो सरकार तो 1 या 2 दिन के लिए लोन नहीं लेगी, तो कम से कम सरकार जो है 3 महीने के लिए लोन लेगी, कम से कम। यानी बैंक अगर आज सरकार को लोन देती है उनके प्रतिभूतियों को खरीद करके, तो वो पैसा बैंकों को कब वापस मिलेगा, ऑन मैच्योरिटी, यानी मान लो 3 महीने बाद। और जब बात हम बैंकों की करें, ठीक है, लिक्विडिटी की, तो बैंकों की लिक्विडिटी के दृष्टिकोण से 3 महीने का समय तो बहुत लंबा समय है। बैंकों की लिक्विडिटी जो है कुछ ही घंटे में, ठीक है, चेंज हो सकता है, बहुत बेहतर से बहुत बदतर, और ये चीज़ आपको आईसीआईसी के केस में मैंने बताया था, ठीक है। तो बैंक कहती है कि ठीक है, अगर हमने सरकार को लोन दे दिया, सरकारी प्रतिभूति में निवेश किया, मान लो 3 महीने के लिए, लेकिन 3 महीने का जो समय होता है वो तो बहुत लंबा होता है। अगर इस बीच में हमें लिक्विडिटी की समस्या होती है तो क्या सरकार जो है समय से पहले हमें पैसे वापस करेगी? क्वेश्चन तो बहुत जायज़ है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कहते हैं कि ये एसएलआर का पैसा आप हमसे कहते हैं कि सरकारी प्रतिभूति में निवेश करो, ठीक है, लेकिन सरकार को लोन देने का मतलब हुआ कि एक सरकार जो है कम से कम 3 महीने के लोन लेगी, तो चलो हमने जो है आपकी बातों में आकर के सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर दिया, सरकार को लोन दे दिया, ठीक है, लेकिन 3 महीने का जो समय है लिक्विडिटी के दृष्टिकोण से बहुत लंबा समय है। तो अगर इस बीच में हमें अगर लिक्विडिटी की समस्या हो गई तो क्या सरकार जो है समय से पहले हमें पैसे वापस करेगी? ये प्रश्न उनका आरबीआई से है, जो बिल्कुल जेन्युइन है। तो आरबीआई कहती है किसी भी कीमत पे नहीं, ठीक है, समय से पहले जो है सरकार किसी भी कीमत पे आपको पैसे वापस नहीं करेगी, समय पे दे दे यही बहुत है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार के लिए भी पैसे कौन मैनेज करती है? आरबीआई। तो देखो आरबीआई जो है, सपोज कि मैं आरबीआई हूँ, आप सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, और मतभेद किसको लेकर के है? सरकारी प्रतिभूति, इस दोनों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूं आप लोगों से कि सरकारी प्रतिभूति में पैसे लगाओ, एसएलआर का पैसा निवेश करो। आप कहते हो इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है और बीच में सरकार पैसे देगी नहीं, तो फिर आरबीआई यानी मैं आपको एश्योर करता हूं, ठीक है, कि आप आगे बढ़ें, गो अहेड, सरकारी प्रतिभूति में पैसे लगाएं, यानी सरकार को लोन दें, ठीक है, और आपका पैसा 100% सेफ है, ब्याज अलग से मिलेगा। लेकिन अगर इस बीच में अगर आपको लिक्विडिटी की समस्या होती है तो आप मेरे पास आए तो मैं आपको, ठीक है, फिर उसी सरकारी प्रतिभूति को खरीद करके मैं आपको लोन दूंगा, ठीक है। तो ये एश्योरेंस जो है कौन दे रहा है? आरबीआई। फिर से देखें, ठीक है, आरबीआई यानी मैं, आप कॉमर्शियल बैंक हैं, तो मैंने आपको कहा कि ठीक है आप सरकारी प्रतिभूति में पैसे लगाएं, ठीक है, और मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर इस बीच में अगर आपको पैसे की समस्या है, लिक्विडिटी की समस्या है, तो आप फिर मेरे पास आएँ, ठीक है, और मैं आपसे वही प्रतिभूति जो आपने सरकार से खरीदा है उसी प्रतिभूति को खरीद करके मैं आपको लोन दूंगा। ये किस तरह का लोन होगा? शॉर्ट टर्म लोन, चूंकि लिक्विडिटी हमेशा शॉर्ट टर्म से संबंधित है और उस पर मैं ब्याज चार्ज करूंगा, तो दैट विल बी कॉल्ड रेपो रेट। लेकिन यहां पे क्या होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से तो क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति खरीदती तो है, लेकिन एक इसका नाम है रीपर्चेज एग्रीमेंट। मैं अभी लिख के समझा रहा हूं, रीपर्चेज एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन तो देती है सरकारी प्रतिभूति खरीद के, लेकिन उसी प्रतिभूति को फ्यूचर में आपको मुझसे दोबारा खरीदना पड़ेगा। यानी अभी मैं आपसे जो है, ठीक है, खरीद के लोन दे रहा हूं, लेकिन उसी को
प्रतिभूति जो आपने मुझे बेचा, उसी को फ्यूचर के एक डेट जो मैं तय करूंगा, जो मैच्योरिटी से पहले होगा, तो उस डेट को आपसे मुझसे क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ये पूरा सीक्वेंस देखें, ये होता क्या है। तो ये नरसिम्हन कमेटी साहब का ये सबसे ठीक है मेजर रिकमेंडेशन था, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, तो LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जब आप किताबें पढ़ते हो, तो भारत में तो किताब भी मैंने देखा है कि किताब लिखना भी एक आर्ट हो गया है। जिसको देखो किताब लिख रहा है, 2 बुक को लेकर के तीसरा बुक बना दिया, 3 को लेकर के चौथा बना दिया, पूरा बुक लिख डाला, लेकिन उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या लिखा। और वहीं से कट एंड पेस्ट, जितने बड़े बड़े संस्थान आप देखते हैं जिनका जो मटेरियल, जिसके पीछे आप पागल रहते हैं, ठीक है, वो सब आपके परफॉर्मेंस के खराब होने में उसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, वो सारे कट एंड पेस्ट है। ठीक है, आप जब उस पढ़ते हो बिलो स्टैंडर्ड किताब से, तो रेपो रेट के बारे में क्या जानते हो। रेपो रेट को एक लाइन में कहते हैं कि कॉमर्शियल बैंकों को RBI, ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्पस से अल्पकालीन जो लोन देती है, तो जिस रेट पे लोन देती है वो क्या है, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक जो है अपने सरप्लस को RBI में डिपॉजिट करती है, और जहाँ पे ठीक है RBI उनको ब्याज देती है। तो ये एक एक लाइन से जो है आप पढ़ते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन ये रियल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कि कॉमर्शियल बैंक से जो RBI ऐसे कर लो, RBI कॉमर्शियल बैंक को लोन कैसे देती है, क्या तरीका है, ठीक है। ये परचेज और रीपरचेज का कंसेप्ट क्या है। जब परचेज होता है तब रेपो रेट अप्लाई होता है, जब रीपरचेज होता है तब रिवर्स रेपो रेट अप्लाई होता है। और RBI कैसे चीज़ों को मैनेज करती है, तो यही नरसिम्हन कमेटी का जो सबसे अहम रिकमेंडेशन है, जिसको आप कहते हो LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हमें बहुत सी चीज़ें कवर करी है। लेकिन कभी जब पूरा टाइम हमें मिलेगा तो पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा कि आखिर होता कैसे है, ठीक है। फिर भी इतना मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे भारत सरकार जो प्रतिभूति जारी करती है, जिसमें कॉमर्शियल बैंक निवेश करते हैं, उसका नाम है रेगुलर ट्रेजरी बिल, ठीक है। ये ट्रेजरी बिल आपने एक और पढ़ा था, एडहॉक, याद होगा, ठीक है। एडहॉक जब मैंने पढ़ा था घाटे की वित्त व्यवस्था, तो वहाँ पे भारत सरकार जो है RBI को बिल जारी करती थी, ट्रेजरी बिल, सेम नाम था, लेकिन वो एडहॉक था। और उसी एडहॉक के अगेंस्ट में RBI क्या करती थी, नोट छाप के भारत सरकार देती थी। तो उसको हमने 1997 में क्या किया, 1997 में ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये जो है दूसरा ट्रेजरी बिल जो आज भी है, रेगुलर ट्रेजरी बिल, ठीक है, जो जिसका इस्तेमाल जो है ये SLR के तहत किया जाता है। तो भारत में अभी जो भारत सरकार के बिहाफ में RBI से ये सारा काम करती है, तो भारत में जो रेगुलर ट्रेजरी बिल RBI जारी करती है, वो 3 मैच्योरिटी का है। एक है 91 दिन का, ठीक है, एक है 182 दिन, और तीसरा है 364 दिन, ठीक है। यानी 3 मैच्योरिटी पीरियड का ये जो बिल जारी होता है, ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो 91 दिन का तकरीबन मतलब 3 महीना, 182 दिन मतलब 6 महीना, और 364 मतलब, ठीक है, 3 महीना, 1 साल, सॉरी। लेकिन एग्जाम में कभी भी आप जो है ये 3 महीना, 6 महीना और 1 साल नहीं लिखेंगे, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे सारे, ठीक है। चूंकि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो डेली बेसिस पे, तो 91 डेज, 182 डेज, 364, यानी भारत सरकार के बिहाफ में RBI जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करता है, सरकारी प्रतिभूति, एडहॉक ट्रेजरी बिल, ठीक है, तो उसकी मैच्योरिटी कम से कम 91 दिन की होती है। यानी बैंक जो है भारत सरकार को जो लोन देंगे, कम से कम कितने दिन के लिए, 91 दिन के लिए। और बात करें ये SLR का पैसा है, तो बैंकों की लिक्विडिटी जो है वो तो कुछ ही घंटे में ही चेंज हो जाती है। 91 दिन तो बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो कैसे ये चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो ज़रा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, इन डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैं कंक्लूड कर लूँ कि यही 3 जो है ना, ठीक है, 3 रूप में SLR का पैसा रखा जाता है, ठीक है, कैश, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूति, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करती है। तो बेसिकली ये LF क्या है, बेसिकली ये आपका जो है रेपो रेट क्या है, सही तरीका क्या है रेपो रेट का समझने का, और ठीक है ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, जो आप जानते हैं, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली नेट प्रभाव वही होता है। तो ज़रा देखें, हम लोग शुरू करें फिर।